हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप लोग को हमारे बनाए हुए वीडियो कैसे लग रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है वास्तव में तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो बने आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ कि इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं होती। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं होती। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। समझ रहे ना? मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। इसलिए मेहनत करिए, कुछ बन के दिखाइए। आप जब किसी पोस्ट में जाएंगे, ठीक है, बन के दिखाएंगे तो वास्तव में आपके किरदार से ही आपका घर महकेगा, वातावरण महकेगा, है कि नहीं? हाँ, सब लोग आपके किरदार से ही पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आज जीन विलियम फिट्जपैट्रिक पार्ट 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जीन विलियम के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्थाएं का चर्चा मैंने की थी। सेंसरी मोटर स्टेज की चर्चा की थी मैंने। ठीक है, तो आज दूसरी स्टेज की हम चर्चा करेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसकी आयु कितनी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की? 2 से 7 ईयर। इसे पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसके 2 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व वैचारिक अवस्था या प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, यानी प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जिसकी एज कितनी है? 2 से 4 ईयर। ठीक है, और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि 4 to 7 ईयर, जिसे इनिट्यूटिव पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इसको जब 2 भागों में बांटा गया है तो पूर्व वैचारिक अवस्था में या प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इनिट्यूटिव में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कि इसमें बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं का मानसिक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। हमने क्या कहा था? इसमें बालक शब्द, वस्तुओं और शब्द प्रतिमाओं का मानसिक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। कैसे करता है? देखिए, जैसे बालक को हमने कहा था कि शब्द प्रतिमाएं, इमेजेस, ठीक है, तो अब जैसे बालक को माँ या पिता जब छुपकर आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, तब उस आवाज़ को सुनकर बालक के मन में जिसकी आवाज़ होती है, चाहे वो मम्मी की हो, चाहे पापा की हो, चाहे फैमिली में किसी मेंबर की, तो तुरंत कहता है ना, देखो मम्मी आ गई। आवाज़ से पहचानता है कि मम्मी आ गई। उसकी एक प्रतिमा, उसकी मम्मी की प्रतिमा उसके दिमाग में बन जाती है। शब्दों को कैसे पहचानता है? ठीक है, वस्तुओं को कैसे पहचानता है? शब्द कैसे फॉर्मेशन, वर्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, उसका मानसिक चिंतन कैसे करेगा। अगर का है, जैसे का है ना, का से हम इसको क्या बनाएंगे? कमल। ठीक है, तो कमल बना दीजिए भैया। ऐसे बनता है ना कमल, जैसे बनता है फूल टाइप का, इस तरीके से का से कमल। अभी फिलहाल ऐसे टेम्परेरी बना दिए। का से कमल, खा से खरगोश, ठीक है, गा से गमला। ठीक है, तो अगर इस तरीके से बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाए उसकी इमेज से, है ना, तो अगर बच्चों को लिखना है क म ल, तो क म ल मिला के लिखते हैं कमल, तो एक शब्द का निर्माण हो जाएगा। और कमल तो बच्चा तुरंत पहचान जाएगा उसके इमेजेस से, उसकी इमेज उसकी बन जाएगी, है ना, तो कमल से इसको पहचाने। इसी तरह के वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं से बालक थोड़ा सा मानसिक चिंतन करने लगता है। ठीक है, संकेत और चिन्ह के माध्यम से भी समझता है। संकेत और चिन्ह के माध्यम से भी, वही चीज़ हमने कहा, अगर बच्चे को एप्पल के बारे में बताना है, जैसे ये देखिए एप्पल है, तो पहले बच्चे को एप्पल दिखाओ, ठीक है, उस एप्पल की इमेज बनाओ, ठीक है, और फिर उसको उसका साइन क्या होता है चिन्ह से दर्शाओ, जैसे का से कमल।
इस तरीके से होता है। तो ये मानसिक चिंतन बालक के अंदर डेवलप होती है। अच्छा, जो उसके विचार जो होते हैं, आइडिया जो होते हैं, वो अनक्लियर होते हैं, ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते हैं उसके विचार, ठीक है। बच्चे इस स्टेज में अनुकरण और खेल के माध्यम से सीखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्लियर? हाँ। अच्छा, इसमें मेन चीज़ होती है आपका जीववाद। जीववाद क्या होता है, एनिज्म क्या होता है? देखिए, हम आपको बताएं, जैसे बच्चा जैसे गुड़िया से खेलता है या टेडी बियर से खेलता है, ठीक है, तो उसको चम्मच से को खाना गिनाने लगे, तो बच्चा ये समझता है, या बाल उसके झाड़ने लगे, तो बच्चा ये समझता है कि जैसे मेरे अंदर जान है वैसे इसके अंदर भी जान है। निर्जीव को सजीव समझता है। किसको समझता है? निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चा जा रहा है और कुर्सी से गिरकर चोट खा जाता है तो रोने लगता है, तो फिर उसकी मम्मी क्या कहती है कि चलो कुर्सी को मारे। तो कुर्सी को जब वहाँ से मारते हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है, बच्चा रोना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि कुर्सी को मार पड़ रही है कि नहीं? तो कुर्सी को मार पड़ रही है इसका मतलब ये नहीं, तो बच्चा उसको जीव समझता है अपनी तरीके से, ठीक है। जैसे ज़मीन पे चोट लग जाए तो ज़मीन पे लोग माँ बाप क्या करते हैं, पैर मारने लगते हैं, ज़मीन को मारने लगते हैं, तो बच्चा समझता है ज़मीन भी मेरे जैसे मार खा रही है। तो निर्जीव को सजीव समझने लगता है, जैसे डॉल है, टेडी बियर है, ठीक है। अच्छा, ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर बालक से ये कहो कि ये पापा किसके हैं, तो बालक कहेगा मेरे हैं, तो तुम कहो नहीं मेरे पापा हैं, तो ये पापा कहे अच्छा ठीक है तुम्हारे पापा हैं, फिर तुम मम्मी की तरफ चले जाओ, फिर मम्मी चलो तुम्हारे पापा हो गए तो मम्मी मेरी हो गई, तो वो कहता नहीं नहीं मम्मी मेरी है, ठीक है। और फिर इसके बाद कहता है अच्छा ये दीदी, दीदी किसकी? ये दीदी मेरी है, चलो मम्मी पापा तुम ले लो, तो कहता है नहीं नहीं ये दीदी मेरी है। तो इट मीन्स दैट कि बच्चा ये समझता है इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें बनी है, बादल है, बारिश है, सूर्य है, चंद्रमा है, सब उसी के लिए बना है, सब उसी के अनुसार काम करते हैं, इसलिए वह स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है, अपने आप को क्या समझता है? महत्वपूर्ण समझता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। चलिए, अगला आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन, तो सेंट्रेशन क्या होता है, केंद्रण क्या होता है? केंद्रण, केंद्रण क्या होता है कि फोकस, जैसे जैसे उसमें महाभारत में अर्जुन से जब उनके गुरु कहते बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है, कहन गुरु जी मुझे चिड़िया दिख रही है, कहन उसके आसपास इधर उधर नहीं, केवल चिड़िया दिख रही है, तो वो केवल चिड़िया की आँख पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? आँख पे फोकस करते हैं। तो वही सेंट्रेशन मतलब होता है एक समय में एक स्थिति पे केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। इसे क्या कहलाते हैं? केंद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रण कहलाता है, सेंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। सेंट्रेशन इज द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एट द वन टाइम, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जीन पियाजे ने ये कहा था कि 5 वर्ष के बच्चों के अंदर, ठीक है, ज़्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है, इसके बाद बच्चे की जैसे आयु बढ़ती है वैसे धीरे धीरे समझ बढ़ती चली जाती है। तो इसमें देखिए 2 गिलास लिए हैं, उसमें एप्पल जूस हमने डाल दिया है, ठीक है, बराबर मात्रा में। तो बच्चे से अगर आप पूछोगे कि दोनों ग्लास में जो एप्पल जूस है वो आपको सेम दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, तो बच्चा कहेगा सेम है, ठीक है। फिर दूसरे फिगर में इस वाले ग्लास का जूस एक बड़ा सा ग्लास में डाल दिया गया जो कि पतला था, ठीक है, इसका, ठीक है, क्षेत्रफल जो था वो थोड़ा सा, फिर इसमें डाला गया जूस, तो अब ये थोड़ा सा बढ़ गया लेवल इसका। तो अब बच्चे से पूछा गया कि इस पर मात्रा समान है या जूस किस में ज़्यादा है, तो बच्चा तुरंत वो पतले वाले ग्लास में बताएगा कि इसमें जूस ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे जो छुपे कारण हैं, ठीक है, उसको तथ्य को वो नहीं जान पाता है, ठीक है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड, वो केवल केवल एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है, कम या ज़्यादा पे। किस पे ज़्यादा रख रहा है? कम या ज़्यादा पे, केवल एक पहलू पे ध्यान दे रहा है, समस्या के एक पहलू पे ध्यान दे रहा है, कम या ज़्यादा, बाकी जो पहलू हैं उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक समय में इस स्थिति में केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना ही क्या कहलाता है? सेंट्रेशन आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जीववाद किस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर से संबंधित है,
अहम केंद्रता से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। अगर बालक सिंबॉलिक थॉट और साइंस से संकेत और चिन्हों के माध्यम से मानसिक चिंतन करना स्पष्ट करता है तो ये जीन पियाजे के किस स्तर में आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखते हैं, आगे आता है आपका, आगे देखिए आता है कंजर्वेशन, संरक्षण। कंजर्वेशन संरक्षण ये क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक वस्तु के रंग रूप आकार में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। कंजर्वेशन रिफर टू ए लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी दैट अलाउ ए पर्सन to determine that a certain quantity will remain the same despite adjustment of the container shape और apartment size। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या है, बालक को केंद्र बिंदु मानते हैं। तो बालक क्या करता है, बालक रंग रूप आकार में परिवर्तन, जो भी चीज़ें हैं उसके परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी चीज़ों में, तथा उसके तत्वों में परिवर्तन के बीच का अंतर करने में क्षमता विकसित होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं, हम आपको बताते हैं। तो कंजर्वेशन कुछ टास्क दिए गए हैं, इनका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल शुरुआत में सेंट्रेशन बताया था, वही चीज़ है, सेम अमाउंट है। और बच्चे से पूछा गया जूस का सेम अमाउंट है क्या इसका, तो बच्चा बोलता है हाँ है। और फिर इसके ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। इस गिलास का जूस एक बाउल में डाल दिया जाता है, कटोरे में डाल दिया जाता है, ये देखिए डाल दिया गया। फिर बच्चे से पूछा है सेम अमाउंट है या ज़्यादा है, तो बच्चा बताएगा इसमें ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, सेम अमाउंट नहीं। जबकि लिक्विड का जो मात्रा है वो क्या है, क्वांटिटी है वो क्या है, इक्वल है ना। लेकिन बच्चा केवल एक पहलू पे ध्यान दे रहा है, दूसरे पहलू पे ध्यान नहीं दे रहा है, केवल एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है, ज़्यादा या कम पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे द्रव्यमान पर, मास पर, तो दो मिट्टी के ढेले ले लिए, ठीक है, जो सेम है। तो बच्चे से पूछा जाए जो ढेले है, जो बॉल है, क्ले बॉल है, क्या इनका मास जो है देखने में सेम है, तो बच्चा कहेगा हाँ है। अब दूसरे ढेले को हमने एक क्या कर दिया, प्लेन पेपर, प्लेन जो एक मान लीजिए आप ईट टाइप का उसको बना दिया गया, ठीक है, और पहले को ऐसे रहने दिया गया। तो अब बच्चे से पूछेगा कि इनमें से कौन सेम मास का है या ज़्यादा है, तो वो मास तो सेम है लेकिन इसको क्या कर दिया, इसको फ्लैट कर दिया गया, तो बच्चा किसको ज़्यादा कहेगा, कहीं अब ये ज़्यादा है कि नहीं। हाँ, ऐसे ही नंबर में आ जाइए, नंबर में कॉइन ले लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम दिख रहा है, तो बच्चे से पूछे कहाँ सेम दिखेगा। और फिर इसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा डिस्टेंस पे रख दिया और इसको ऐसे रख दिया, तो बच्चे को कौन सा इसमें कौन सा कॉइन सबसे ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस को महत्व देता है। ठीक है, किसको, डिस्टेंस को, भले चाहे वो है तो सेम ही लेकिन डिस्टेंस को महत्व देता है, तो इसमें इसको ज़्यादा बताएगा, है कि नहीं। केवल देखिए इन सभी उदाहरण में बच्चा केवल एक ही समस्या के किसी एक ही पहलू को ध्यान दे रहा है। ठीक है, क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर लेंथ में आइए। ठीक है, जैसे दो रस्सियाँ दे दी गई हैं ए और बी, इसकी लेंथ देखिए, बच्चे से पूछेंगे कि हाँ सेम लेंथ है लेकिन इसको आगे कर दिया गया, तो आप कहेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा है, सेम है या ज़्यादा, तो बच्चा बोलेगा आगे वाले की लेंथ ज़्यादा है ना, जबकि है सेम, है ना। तो समस्या के एक पहलू पर ध्यान देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेंट्रेशन। और सेंट्रेशन किससे संबंधित है, कंजर्वेशन से। ठीक है, क्या किससे संबंधित है, कंजर्वेशन से। और आगे जो आएगा कंजर्वेशन किसमें, तीसरे चरण में, तो बच्चों की समझ थोड़ा सा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और बच्चों में जब समझ क्षण, इसका कारण भी बताएंगे, तो आप पूछेंगे इनमें से, जब उस स्टेज में बच्चा जाएगा तीसरे स्टेज में, तो आप बच्चे से पूछेंगे इनमें से ज़्यादा है कि सेम है, तो बच्चा कहेगा नहीं ना इनमें से ज़्यादा है ना इनमें से ज़्यादा है ना कम है, बस इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया गया जबकि है सेम। ठीक है, तो उसमें क्या करता है बच्चा, उसमें समस्या के प्रत्येक पहलू पर ध्यान देता है। और जब हम समस्या के प्रत्येक पहलू पे ध्यान देते हैं, केवल एक पहलू पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसे हम डिसेंट्रेशन या विकेंद्रण कहते हैं।
यानी कि समस्या को वास्तविक तरीके से उसके हल के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रण कहलाएगा, डिसेंट्रेशन कहलाएगा, जो आगे हम नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें हम पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू सेंट्रेशन, संरक्षण का संबंध किससे है, केंद्रण से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अंतर्दर्शी अवधि क्या होती है। 4 to 7 ईयर अंतर्दर्शी अवधि। इनिटिटिव पीरियड क्या होता है, इसमें क्या है, बालक के संप्रत्यय निर्माण की शुरुआत होती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी थिंकिंग जो है इलॉजिकल रहती है, उसकी थिंकिंग इतनी लॉजिकल नहीं रहती है इस स्टेज पे आने के बाद भी। ठीक है, जैसे इसमें आता है, तीसरा आता है एबिलिटी टू रिवर्स। एबिलिटी टू रिवर्स मतलब इसमें एब्सेंस होता है, मतलब कि पलटवी का गुण नहीं होता, जिसे हम इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं या अपरिवर्तनीय बोलते हैं। जैसे बच्चा जानेगा 4 गुणे 4, 4 चौको 16 होता है, तो अगर हम बच्चे से कहेंगे कि जब 16 का भाग 4 में दोगे तो कितना आएगा, 4, तो वो इस चीज़ को नहीं जानेगा, लेकिन 4 चौको 16 जानेगा। ठीक है, तो जोड़ गुणा भाग तो जानेगा, लेकिन वो कैसे आया, किस तरीके से आया, उसके पीछे जो छुपे नियम होते हैं उसको नहीं जान पाएगा। चलिए एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे एक पार्टी में एक भाई और बहन गए। ठीक है, तो भाई छोटा था, बहन थोड़ी बड़ी थी। ठीक है, तो भाई से उस लड़के से पूछा गया कि ये तुम्हारी कौन है, तो लड़के ने बताया ये मेरी बहन है। तो लड़के से जब ये पूछा गया ये कौन है, तो लड़के ने बताया ये मेरी बहन है। ठीक है, तो लड़के से ये पूछा गया अगर ये तुम्हारी बहन है तो तुम इसके कौन, तो बालक नहीं बता पाया, बालक उसका रिवर्स नहीं कर पाया। ठीक है, केवल ये जानता था कि ये मेरी बहन है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक में इरिवर्सिबिलिटी यानी कि एबिलिटी टू रिवर्स, पलटवी का गुण नहीं होता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एब्सेंस होती है। अभी हमने बताया था ना, जैसे ये वाला सेंट्रेशन बताया था और जो अभी कंजर्वेशन बताया था, समस्या के किसी एक पहलू पर ध्यान देता है। जीन पियाजे ने इसी बात का जिक्र किया था कि 5 साल का जब तक बच्चा होता है, 5 साल तक वो सेंट्रेशन के या कन्वर्सेशन के किसी एक पहलू पर ही ध्यान देता है। ठीक है, तो अगला आता है आर्टिफिशियलिज्म, कृत्रिमता। कृत्रिमता क्या होती है, जो कुछ मौजूद था वह एक भावुक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था, जैसे कि भगवान या मानव। यह अपने गुणों या चाल के लिए जिम्मेदार होता है। सिंपल सी बात है। इसमें जैसे हम दूसरे शब्दों में अगर हम इस चीज़ को समझें तो दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि अगर बाहर बारिश हो रही है ना, बाहर घर के बाहर बारिश हो रही है, तो बच्चा ये नहीं समझेगा कि इस बारिश के लिए जिम्मेदार प्रकृति है। ठीक है, बच्चा ये नहीं समझेगा कि ये प्रकृति का काम है बारिश करना, बादल बनाना। वो ये समझेगा इस बारिश को किसी ने बनाया है, चाहे वो मानव ने बारिश बनाया या कोई भगवान। ठीक है, तो वो इस चीज़ को समझता है। जैसे आप ये, जैसे इसमें हम कहते थे कि प्रतीकात्मक खेल भी इसमें आ जाते हैं, कृत्रिमता में प्रतीकात्मक खेल भी आ जाते हैं। प्रतीकात्मक जैसे आपने घर पे देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे घर पे आप देखते हैं छोटे बच्चे तो एक डंडा लेते हैं और डंडा लेकर उसके बीच में बीचों बीच डंडा कर लेते हैं और फिर भागने लगते हैं। तो माँ अपने बच्चे से कहती है चलो गाड़ी चलाओ, तो डंडा लेकर चल देता है। तो उस डंडे को अपना क्या समझता है, इमेज बनती है ना, सिंबॉलिक इमेज बनती है। तो उस डंडे को क्या समझता है, वो डंडे को अपनी गाड़ी समझता है। इसी तरीके से बच्चे कभी कभी अपने आप को डॉक्टर का रोल प्ले करने लगते हैं, कभी कभी मम्मी का रोल प्ले करने लगते हैं, कभी कभी पापा का रोल प्ले करने लगते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है आर्टिफिशियलिज्म में, कृत्रिमता में आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, तो इसमें इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये है, और मैंने आपको 2 स्टेज बता दी हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही जल्दी PDF भी प्रोवाइड करवाऊँगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैंने कहा था जितने भी वीडियो हैं मैं बनाऊँगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
इसके कोई भी किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी बच्चे से भी, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी जन सेवा है, मुझे जो आता है मैं बच्चों को दूँ। मेरे बच्चे पढ़ाए हुए सीटेट, टेट, जो भी डीएसएसबी एग्ज़ाम है सब में सफलता प्राप्त करें, अच्छे ढंग से नौकरी करें। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूँ कि सभी बच्चों को खुशियाँ प्रदान करें, जो वो चाहें वो उनको मिले, ठीक है। तो सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन फिर मैं कहूँगा अपने अंदर के हनुमान को जगाइए और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कभी कम ना होने दीजिए। ईश्वर का बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार बच्चों, ठीक है। जय श्री कृष्ण।